हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। महंगाई बहुत बड़ी घातक वार है। 200 रुपए कमाना है, 400 रुपए खर्चा है, कहाँ से करे व्यक्ति, कमाएगा। इस गुस्से और नाराजगी की वजह बढ़ती महंगाई है। रायपुर, बिलासपुर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, शहर कोई भी हो, लेकिन लोगों की बस एक ही गुहार है, महंगाई कम करो सरकार। वैसे आम जनता करे भी तो क्या करे, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि वो आखिर शिकायत किससे करें, किसे अपना दर्द बताएं। पिछले 9 दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम 8 बार बढ़ाए गए, वो भी 80-80 पैसे प्रतिदिन। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम का असर रोजमर्रा के हर सामान पर दिखने लगा है। जाहिर तौर पर गृहिणियों का बजट बिगड़ा है। दूध, दाल, गैस सिलेंडर, दैनिक उपयोग वाली मेडिसिन से लेकर राशन तक का गणित फेल है। सब्जियां जो किलो में खरीदी जाती थी, अब पाव भर खरीद कर ही रह जा रहे हैं, लेकिन राहत फिर भी नहीं है। पेट्रोल का रेट जिस तरीके से बढ़ रहा है ना, तो गाड़ी चलाना छोड़ना पड़ेगा। दिन प्रतिदिन रेट हर चीज़ों के बढ़ रहे हैं, जिससे हम लोगों को अपने बजट को, घरेलू बजट को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। हर महीने गैस का रेट बढ़ रहा है, मैनेज करना काफ़ी मुश्किल है सब चीज़ों में। बहुत असर पड़ रहा है। दिन को 100 रुपये तो आना जाना में ही खत्म हो जाता है। कहीं काम धाम वाले कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, समझ। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, इससे आम जनता, हम जैसे सर्विसमैन, हम लोग बहुत परेशान है इसको लेकर, और बहुत दिक्कत है। सरकार को कुछ इसका हल निकालना चाहिए। पेट्रोल, डीजल और खाने पीने की चीजों के साथ साथ अब जीवन रक्षक दवाओं पर भी महंगाई की मार पड़ी है। शुगर हो या ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों की रूटीन दवाएं, इनके दाम 10% से 20% तक बढ़ चुके हैं। बहुत लो क्लास के हैं जो बहुत रोज कमाना, रोज खाना, लेकिन दवाई जरूरी है, उनकी बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाएगी। आदमी को बहुत परेशानियां हो रही है, गरीब तबके आदमी तो और परेशान है। सरकार को नीति के हिसाब से रेट कम करना चाहिए। दवाइयाँ तो बढ़ रहा है रेट दवाई का, आज ले रहे हैं, कल फिर दूसरा रेट मिल रहा है, लगातार बढ़ते जा रहा है। आम आदमी दवाई खाए या खाना खाए। बेलगाम होती महंगाई से हर वर्ग हलाकान है। युवा हो, नौकरी पेशा हो या फिर कारोबारी, या फिर मजदूरी कर अपने परिवार का पेट पालने वाला दिहाड़ी मजदूर, सबके खर्च का पूरा गुणा भाग बिगड़ रहा है। इलेक्शन के बाद तो ऐसी महंगाई बढ़ा दी कि लोगों को बहुत मुश्किल हो रहा है। अभी कमाई का सत्यानाश करके रख दिया, सवारी पैसे देने तैयार नहीं हो, ये रोज के रोज पैसे बढ़ा जा रहा है, रोज पैसे बढ़ रहा है, लेकिन सरकारी कान पे जून नहीं रिंग रही है। ऑटो वाले धंधे खत्म हो गए पेट्रोल महंगा होने से। दिक्कत तो बहुत ज्यादा हो रही है, सवारी भी ऊपर से नहीं मिल रही है और डीजल का रेट भी बढ़ गया है, जिसके कारण बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अगले साल दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, चूँकि महंगाई का मुद्दा सीधे सीधे आम जनता से जुड़ा है, लिहाजा अब इसे लेकर सियासत भी तेज है। विदिशा में कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई के विरोध में अनूठा प्रदर्शन किया, तो वहीं गुरुवार से कांग्रेस पूरे देश में महंगाई मुक्त भारत अभियान की शुरुआत करने वाली है। कांग्रेस नेता ताली और थाली बजाकर केंद्र सरकार का विरोध करने सड़क पर उतरेंगे। खाने की चीजें, सब्जी, किराने का सामान सभी महंगा हो चुका है। कांग्रेस ने निर्णय लिया कि इसको लेकर 31 मार्च से पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक इसका आंदोलन करेगा। एक और कांग्रेस महंगाई के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ये कहते हुए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है कि देश में आजादी के बाद ज्यादातर वक्त कांग्रेस की सरकारें रही, उन्हीं की गलत नीतियों का खामियाजा आज तक आम जनता भुगत रही है। हमारे पड़ोसी श्रीलंका में और पाकिस्तान में क्या हालात हैं, इन सब हालातों को देखते हुए इन सब चीज़ों की समीक्षा करना चाहिए। ये लोकल इशू नहीं है। पेट्रोल डीजल के दाम जब बढ़ते हैं तो इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। कोई जानबूझ करके या अनावश्यक रूप से इनकी कीमतों में बढ़ोतरी नहीं करता, लेकिन जब परिस्थितियां बदलती है तो इनके दाम कम भी होते हैं। कुल मिलाकर सियासतदान महंगाई पर आरोप प्रत्यारोप में व्यस्त हैं, तो बेलगाम होती महंगाई से जनता त्रस्त है। बढ़ती महंगाई के पीछे पक्ष विपक्ष दोनों के अपने अपने तर्क और दावे हैं, पर सवाल आम जनता का है, उसकी बदहाली का है। उसे राहत कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और IBC 24 पर ये जो आपकी बात है, ये वास्तव में आज आपसे, हमसे, इस वर्ग से, उस वर्ग से, हर वर्ग से जुड़ी है। इसकी क्या व्याख्या करें, इसके बारे में क्या बात करें,
हर कोई इससे प्रतिदिन जूझता है। जब हम बात कर रहे हैं तब भी जूझ रहा है और आने वाले वक्त में भी इससे जूझता दिखेगा, क्योंकि ऐसे संकेत हमको लगातार मिल रहे हैं। महंगाई की जब कभी आप बात करें तो निश्चित तौर पर पक्ष का, विपक्ष का, केंद्र का, राज्य का, हर एक का अपना अपना तर्क है, हर एक के पास अपने अपने जवाब हैं और जिम्मेदारी डालने के लिए कोई ना कोई पक्ष उनके सामने है। लेकिन बड़ी बात है, परिवार का मुखिया, परिवार की गृहिणी, परिवार का यूथ, कमाने वाला व्यक्ति, वो किस पर जिम्मेदारी डाले साहब? वो किससे जाकर कहे कि आप महंगाई को लेकर राहत दें, कोई तर्क ना दें, क्योंकि तर्कों से गृहस्थी नहीं चल पाती। आपको उसके लिए खुद अपने स्तर के ऊपर कोई प्रयास करने पड़ते हैं। कटौती करें तो कितनी करें? जिम्मेदारी उठाने वाला व्यक्ति बार बार हर किसी से पूछ रहा है कि उनको इस मारती महंगाई से कैसे और किस तरीके से निजात मिल पाएगी, क्योंकि हर बार उनको केवल एक तर्क और एक, हम कह सकते हैं, आने वाले वक्त की उम्मीद दी जाती है कि बहुत जल्द सब ठीक होगा, लेकिन हर दिन के साथ साथ दाम बढ़ ही रहे हैं। पेट्रोल डीजल प्रतिदिन महंगा हो रहा है और जिस अंदाज में महंगा हो रहा है उससे हर चीज जुड़ी हुई है, हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त आप टीवी स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे लोग जुड़े हुए देख रहे हैं, सबका परिचय आपसे कराते हैं। राजेंद्र तिवारी जी हैं, वरिष्ठतम नेता कांग्रेस पार्टी के, जो हमारे साथ अलग अलग विषयों पर अपनी बात रखने के लिए पार्टी की तरफ से जुड़ते हैं और छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही है उसका भी वो पक्ष यहाँ जगह पर रखेंगे और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। पंकज चतुर्वेदी साहब हैं, बहुत ही मुखर नेता हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के और विद्वान हैं, लेकिन हर एक के पास में महंगाई को लेकर के अपने तर्क हैं, लेकिन क्या समाधान है ये जानने की कोशिश करेंगे। 3 सहयोगी आप देख रहे हैं, इंदौर से रवि हमारे साथ जुड़े हैं, विजेंद्र पांडे जबलपुर से जुड़े हैं और राजेश राज मेरे साथ रायपुर से जुड़े हैं और सभी के साथ समाज के अलग अलग वर्गों के लोग हैं। चूंकि महंगाई का वास्ता हर किसी से, हर किसी की जेब से है, तो हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में विजेंद्र पांडे हैं, आम लोगों के साथ में जुड़े हैं। विजेंद्र, हमने बहुत सारी बाइट्स देखी हैं, सुनी है, दिन भर बातचीत की है और झेला भी है लोगों ने। महंगाई को लेकर जिम्मेदारी डालते हुए आपको पक्ष नजर आएंगे। लोग महंगाई के लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? अंतर्राष्ट्रीय हालात को, देश के हालात को, देश की सियासत को, या ये मान चलें कि यही हमारा भाग्य है? बेशक पुनीत, आम लोगों से हम सीधे ही ये सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि सियासत का दौर भी हम देख रहे हैं कि एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, विपक्ष सत्ता पक्ष को घेर रहा है, सत्ता पक्ष की ओर से या तो तर्क दिए जाते हैं या ये कहा जाता है कि बीती सरकारें दोषी है। आम जनता इस महंगाई के दौर के लिए किसे दोषी मानती है और क्या हालत है महंगाई की? देखिए, मैं दिनेश कुमार शेवहरे हूँ, आई एम फ्रॉम जबलपुर। मोस्टली जो डिस्कशन होता है कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए, तेल के दाम बढ़ गए, ये बहुत चीज़ें हैं जिनके दाम बढ़ गए और पब्लिक इससे अफेक्टेड भी होती है। मैं तो उन पॉइंट्स पे सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जिसमें डायरेक्ट सरकार, विपक्ष भी इन्वॉल्व है, यानी ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और ऑल MLAs जितने भी जो इसमें इन्वॉल्व हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि यदि आप लोकसभा के, विधानसभा के चुनाव एक साथ कराएंगे तो देश का, मुझे लगता है 1000 करोड़ 2000 करोड़ रुपए तो बचेगा ही बचेगा। तो बड़े सुधार की बात आप कह रहे हैं। मैं संक्षेप में कुछ और लोगों से रिएक्शन ले लूँ, आप किसे मानेंगे दोषी? देखिए, मैं तो अभी सरकार को ही दोषी मानूंगा, जो वर्तमान में सरकार है, क्योंकि वो चाहे तो अंकुश लगा सकती है, उस चीज़ के टैक्स में कम कर सकती है। महंगाई जो है सुरसा की तरह मुँह फाड़ते जा रही है। आप पेट्रोल के दाम देख लीजिए, रसोई में तेल के दाम देख लीजिए, गैस सिलेंडर, जो आम जन की जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो दिन प्रतिदिन महंगी होती जा रही हैं। एक तरफ बेरोज़गारी भी है, दूसरी तरफ ये मार है। इंसान घर चलाए क्या करे? इंसान घर चलाए या क्या करे? आप क्या कहेंगे इस महंगाई के लिए? इस महंगाई के लिए तो सरकार जवाबदार है, क्योंकि सरकार जिस तरीके से कार्य करती है, माने करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है। जिस तरीके से बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जाते हैं कि विकास इतना हो रहा है, मैं विकास के नाम पे विनाश कर रही है ये सरकार। चारों तरफ बेरोजगारी है, भुखमरी छाई हुई है। आज आप तेल के रेट देख लो, पेट्रोल के रेट देख लो, आप गैस के रेट देख लो। आज गैस सिलेंडर जो फ्री में बांटे गए थे, आज वो सिलेंडर 1000 रुपए के पड़ रहे हैं। तो पुनीत, ये लोग हैं, हम ठीक है, मैं आपके पास, विजेंद्र, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। ये लोगों का जो आक्रोश है, गुस्सा है, जो ये बात साफ तौर पर कहते हैं कि इसके लिए वो हर एक पक्ष को बराबरी का जिम्मेदार मानते हैं। राजेश के पास चलेंगे, रायपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश, व्यापारी वर्ग भी बड़ा परेशान है, ऑटो चलाने वाले कई लोगों की बाइट हमने देखी है, वो भी कहते हैं कि साहब जिस तरीके पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, माल भाड़ा बढ़ा है, पहले तो लोग तैयार ही नहीं हो रहे हैं इस तरह के काम कराने को लेकर। कामगार परेशान है, व्यापारी परेशान है, व्यापारियों की भी अपनी दिक्कत है।
वो कहते हैं मार्जिन खत्म होता जा रहा है, लेकिन काम तो करना है। क्या एक्शन जो लगातार सरकारें लेने का दावा करती हैं उससे कोई राहत नहीं मिल रही? लोगों की राय आप जानें। जी बिल्कुल पुनीत, हमारे साथ सभी लोग हैं, युवा भी है अपनी बात रखने के लिए, सरकारी कर्मचारी भी है और हमारे साथ व्यापारी भी है। आपने सवाल चूंकि व्यापारी जगत से किया, हम उसे पूछते हैं, आपसे जानना चाहेंगे, व्यापार जगत से जुड़े हुए हैं, जिस तरह से महंगाई बढ़ी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, तो आप लोगों के कारोबार पे क्या फ़र्क पड़ा? जो मार्जिन है, प्रॉफिट है, सामान के आने की जो कीमत बढ़ी और फिर अल्टीमेटली उसका कारोबार पे क्या असर पड़ रहा है? मैं जीवत राम तोलवानी हूँ, कटरातला व्यापारी संघ का उपाध्यक्ष। ये जो अभी महंगाई बढ़ रही है उसके लिए व्यापारी क्या, गरीब क्या, रईसों को तो फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। गरीबों को और मध्यम वर्गीय को बहुत फ़र्क पड़ रहा है जी। जो सामान आज हमने 10 रुपये में ख़रीदते थे, अब वो 11 रुपये, 11.5 रुपये बिकता है। नेचुरली कंज्यूमर के जेब से निकलेगा जी, तो बोझ तो कंज्यूमर पर गया ना जी, और हम लोग का इन्वेस्टमेंट बढ़ गया व्यापारियों का। तो महंगे हुए हैं क्या सामान? बिल्कुल बहुत महंगे हैं, और अभी भी ये रिपोर्ट आ रही है हमारे व्यापारों में जी कि 1 तारीख से और कुछ 5-7% रेट और बढ़ने की संभावना है। अच्छा, तो हर एक चीज़ में दाम बढ़े? हर चीज़ में दाम बढ़े हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके अंदर दाम नहीं बढ़े। तेल का बोले, तेल 300-400 रुपये रेट बढ़ गया एक टीन में। भाई क्यों बढ़ा भाई? बोले यूक्रेन की लड़ाई हो रही इसीलिए बढ़ गया। अरे 4 दिन में यूक्रेन का तेल आ गया क्या इंडिया में, जो 300-400 बढ़ गया जी? ये बड़ा बात है कि यूक्रेन क्या 4 दिन में ऐसा हो गया कि आ जाएगा तेल क्या जी जी, जो उसका 400 रेट बढ़ जाएगा। अच्छा, आप भी बताएंगे, आप भी कारोबार से चुके जुड़े हुए हैं, तो अच्छा ये बताएं कि फिर कैसा प्रॉफिटेबिलिटी पे भी कोई फर्क पड़ा है? प्रॉफिटेबिलिटी पे तो फर्क नहीं बोल सकते सर, जो मार्जिन था आदमी वो मार्जिन लेके चल ही रहा है जी। लेकिन खास तौर पे आलू प्याज हुआ, तेल हुआ, तेल जो अपन लेते थे 100 रुपए, आज 130 रुपए, 150 रुपए हो गए। ठीक है, फिर अभी और बढ़ने की चांसेस है। मतलब लोग परेशान है। राजेश, आपके पास वापस लौटेंगे, थोड़ी अब जिम्मेदारी की भी बात कर लें। पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ में भोपाल से जुड़े हैं। पंकज जी, केंद्र में भी आपकी सरकार, राज्य में भी आपकी सरकार, तर्क सारे लोगों ने सुन लिए, तर्कों से गृहस्थी नहीं चल रही। बताएं कैसे आप इस महंगाई को कंट्रोल कर पाएंगे? देखिए पुनीत जी, जो महंगाई का विषय निश्चित तौर पर देश में और प्रदेश में इस विषय पर जरूर संवाद है, लेकिन हमको तर्क और तथ्य और सत्य तीनों को समझना होगा पुनीत जी। और इसलिए आपने ठीक किया कि 1 घंटे की डिबेट रखी ताकि पर्याप्त समय पर हम अपनी बात रख सकें, जो आपके सवाल उनको उत्तर दे सकें। तो सबसे पहले तो हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी यूं ही नेहरू जी और इंदिरा जी और राजीव जी को महंगाई का जिम्मेदार नहीं ठहराती। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब डॉलर की कीमत थी लगभग 4.25 रुपए। नेहरू जी 1964 में शांत हुए तब डॉलर की कीमत थी 25 रुपए। इंदिरा जी के युग के बाद जब डॉलर की कीमत थी 50 रुपए, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने डॉलर और रुपये का जो एक्सचेंज का काम था वो इंटरनेशनल मार्केट के भरोसे छोड़ दिया। यानी जो डॉलर की कीमत 5 रुपए थी, मैं डॉलर की बात इसलिए कर रहा हूं, उसका भी तर्क बताऊंगा। जो 5 रुपए था वो कई हजार गुना बढ़ गया कांग्रेस पार्टी की सरकार के राज में, और हम जो भी 85% कच्चा तेल, जो क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम उत्पाद, हम गैस, पेट्रोल, कोयला आयात करते हैं, उसका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भुगतान डॉलर में करना पड़ता है। सबसे बड़ा कारण नंबर 1। नंबर 2, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब भी इस प्रकार की स्थिति, जैसे आज क्रूड ऑयल लगभग 118 से 120 डॉलर प्रति बैरल है, तब भी उसी भाव में था। पर कांग्रेस की सरकार ने वाहवाही लूटने के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाए, भारत की पेट्रोलियम कंपनियों से समझौता किया और 1.4 लाख करोड़ रुपए के 1.34 लाख करोड़ रुपए के पेट्रोलियम बॉन्ड यानी वचन पत्र भारतीय कंपनियों को दिया कि आपसे हम ये बॉन्ड आपको दे रहे हैं, पैसे नहीं देंगे, और 10,000 रुपए प्रति वर्ष का जो भुगतान है ब्याज का वो करेंगे, और वित्तीय वर्ष 2020-21 से इन पेट्रोलियम बॉन्ड का भुगतान प्रारंभ हो जाएगा। तो पिछले 7 सालों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 70,000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ प्रति वर्ष के हिसाब से 70,000 करोड़ का खाली ब्याज भरा है, करीब 400 करोड़ रुपए का मूलधन जमा किया है। उसके बाद भी पिछले वित्तीय वर्ष से जब इसके मूलधन की भी चुकाई प्राप्त हुई, पुनीत जी बहुत गंभीर विषय, तो भी आज की तारीख में 1.3 लाख करोड़ की देनदारी पेट्रोलियम कंपनी की बाकी है, और ये कांग्रेस बीजेपी की देनदारी है, ये भारत की सरकार की देनदारी है जिसको भरना है। मैं ये भी स्मरण दिलाना चाहता हूं, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो 1200 रुपए के सिलेंडर इस देश में बिके, आज की कीमत से लगभग 34% ज्यादा।
तब तो ऐसी हाहाकार नहीं था। आप जहां रायपुर में बैठे हैं, राजस्थान में देखिए, देश में सबसे महंगा पेट्रोल श्रीगंगानगर राजस्थान में 117-118 रुपए के आसपास। चलिए पंकज जी, बातचीत की शुरुआत हमने वहां से की थी कि ये सारे तर्क में से कोई ऐसा तर्क और तथ्य नहीं है और ना ही ऐसा कोई सत्य है जो जनता को मीडिया ना बताता हो। आप भी जानते हैं, ये सारी बातें विस्तार से बताते हैं रिपोर्ट्स में। इसके बावजूद लोगों के रिएक्शन आपके सामने है और वो राहत मांगते हैं। चलिए मैं आपकी बात का काउंटर राजेंद्र जी से लेता हूं। राजेंद्र जी, पुरानी सरकारों का खेल रहा है और उनका बोझ आज तक देश की सरकार और प्रदेश की सरकारें उठा रही हैं, उत्तर दीजिए इस बात का। मैं ये समझ रहा था पुनीत जी कि आज आपने तमाम जनता के लोगों का इंटरव्यू लिया, आपके संवाददाताओं ने, और उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की, जनता जनार्दन ने अपनी बात कही। मुझे ये लगता था कि कम से कम आज भारतीय जनता पार्टी के नेता या उनके प्रवक्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर बड़ी कृपा करेंगे और उनको बख्श देंगे। मगर साहब, झूठ बोलने में, मिथ्या वचन बोलने में, असत्य बोलने में और तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करने में, तिल का ताड़ बनाने में और जरूरत पड़ने पर उस ताड़ में चढ़ जाने में, ये लोग जिस तरह के उस्ताद हैं, उसकी अभी बानगी देखने को मिली। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डॉलर की बात करना चालू किया इन्होंने कि डॉलर ऐसे बढ़ गए, ऐसे बढ़ गए, ऐसे बढ़ गए। डॉलर के रेट क्यों बढ़ते हैं अब अर्थशास्त्र का विषय नहीं है, नहीं तो मैं उनकी व्याख्या करके बताता पंकज जी को कि डॉलर किस तरह से बढ़े जाते हैं। जिस समय 53 रुपए, 52 से 53 रुपए हो गए थे, तो ये उदाहरण है उनका, आपके नेताओं का। ये आदरणीय स्मृति ईरानी के शब्द सुनाऊं आपको, और गोलोकवासी जिनके प्रति मेरे मन में बड़ा सम्मान है, आदरणीय अरुण जेटली जी, परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे, उन्होंने जिन शब्दों में कहा था उसको भी सुनाना चाहूंगा। प्रकाश जावड़े जी ने डीजल और पेट्रोल के दाम 65 रुपए से 66 रुपए हुए थे, तो उसमें क्या कहा था वो भी सुनाना चाहूंगा। अब 1 घंटे के समय में या तो सुन ही लीजिए पुनीत जी, आप इनके अपने नेताओं ने जो बात कही थी। डॉलर के रेट जब 52 से 53 रुपए हुए थे तब इन्होंने हंगामा कर दिया था। डॉलर के रेट क्यों बनते हैं उसकी व्याख्या करूंगा तो आपका आधा डिबेट लग जाएगा। अभी इन्होंने बिना तथ्यों को जाने पहचाने, ऑयल बॉन्ड क्या होता है थोड़ा मेरे को समझा तो दे पंकज जी कि क्या होता है ऑयल बॉन्ड, क्यों लिया जाता है, या कोई भी बॉन्ड देश की सरकार क्यों लेती है। जनाब, आपको यह मालूम होना चाहिए कि हर सरकार बॉन्ड लेती है, कभी किसी नाम से और कभी किसी नाम से। परम आदरणीय हम सबके, मैं बहुत श्रद्धा के साथ में नाम ले रहा हूं अटल जी का, क्योंकि जितना भारतीय जनता पार्टी के लोग उनका सम्मान करते हैं, कांग्रेस के लोग भी उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ लोगों को राजधर्म की शिक्षा दी थी और उस पर चलना चाहिए सबको। तो ऑयल बॉन्ड का नाम लिया इन्होंने। उस समय की सरकार ने जो बॉन्ड लिया था डिफरेंट विषय को लेकर के, आप कहें तो उसकी एक एक कितना बॉन्ड किसमें लिया वो मैं आपको सिलसिलेवार आपकी बात पर कुछ उत्तर देना चाह रहे हैं, वो ले लूं मैं, फिर आपके पास आऊंगा, लौटता हूं। तिवारी जी, हाँ पंकज जी। नहीं, मेरा वाक्य सुन लीजिए ना, पहले सुन लीजिए। अभी की सरकार ने जो बॉन्ड लिया है उसको आने वाली सरकार चुकाएगी। ये मतलब ये प्रक्रिया है, कुल जमा बात ये कि प्रक्रिया है, अलग अलग नाम से सरकारें बॉन्ड अलग अलग विषयों में करती रही। पंकज जी उत्तर दीजिएगा। लेती रहती है उत्तर ले लीजिए मेरा। जी आप ही से उत्तर ले रहा हूँ, दीजिए मेरा बहुत स्पष्ट उत्तर। तिवारी जी उत्तर सुन लीजिए, वो बॉन्ड सरकार सुन लीजिए भाई साहब, देश के लिए लिया मेरा जाता है। बहुत प्रामाणिक तौर पर मेरा ये आरोप है कि कांग्रेस पार्टी की, सुन लीजिए तिवारी जी, मैंने आपको तिवारी साहब, भाई साहब सुन लीजिए, 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 मैं विनम्रता से कह रहा हूँ, भाई साहब सुन लीजिए, भाई साहब विनय पूर्वक कह रहा हूँ, सुन लीजिए। हाँ, पुनीत जी, मेरा बहुत प्रामाणिक और स्पष्ट तौर पर आरोप है कि कांग्रेस पार्टी की, मनमोहन सिंह जी की, सोनिया गांधी की, राहुल जी की सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए उस समय पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाए और पेट्रोलियम कंपनियों को बॉन्ड दिया। बॉन्ड इतने पैसे का बॉन्ड लिया था तिवारी साहब, हमने को भी थोड़ी बहुत अर्थशास्त्र की समझ है तिवारी साहब। हम भी जानते हैं कि डॉलर का रेट कौन तय करता है, राजीव गांधी जी विदेशी बाजार के हवाले करके डॉलर के रेट। अच्छा, आपको यह भी पता होगा कि हम कच्चा तेल डॉलर में लेते हैं। सुनिए तिवारी साहब सुनिए, भाई साहब सुनिए, बीच में नहीं बोलता हूं ना, बीच में बोलिए प्लीज।
कच्चा तेल हम किसमें खरीदते हैं? डॉलर में। सोना किसमें खरीदते हैं? डॉलर में। बात का जवाब दूंगा मैं। सुन तो लीजिए तिवारी साहब, सुन लीजिए भाई साहब, ये आपके बॉन्ड 1.34 लाख करोड़ के पेट्रोल बॉन्ड का नतीजा है, जिसका ब्याज 10,000 करोड़ प्रतिवर्ष भर रही सरकार। इतना बॉन्ड लेता है कोई अपनी राजनीति सेकने के लिए, अपनी पीठ पर तपाने के लिए कि हमने दाम नहीं बढ़ाए। आपने देश की जनता के ऊपर 1.3 लाख राजन जी जवाब दें। बताइए मेरे को जवाब बताइए भाई साहब, समझ जाए हमको, कर दीजिए व्याख्या। हाँ, क्या व्याख्या कर रही हैं? इनको ऑयल बॉन्ड के बारे में जानना है तो मैं प्रामाणिक बात कर रहा हूं, पुनीत जी, प्रामाणिक बात कर रहा हूं। ये यूट्यूब में जाएं और अंशुमन तिवारी का जो इस मामले में डिबेट है उसको ध्यान से सुन ले, एक एक व्याख्या सहित। और अंशुमन तिवारी जो हैं वो इंडिया टुडे के संपादक हैं। अरे राजेंद्र तिवारी जी की डिबेट सुन रहे हैं सर। पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि कर्ज लिया अब आप सुनिए ना मेरी बात। अब आप जब बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था पंकज जी, अब मुझको बोलने दीजिए। आपको ये बात है, थोड़ा गूगल निकाल के देख लीजिए ना, ज्यादा ज्ञान बघारने की ना आपको जरूरत है ना मुझे जरूरत है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम अभी निकल जाएगा कि भारत की सरकार ने 1947 से लेकर के 19 तो प्रमाण आपको, आप तो इसको अस्वीकार कर दीजिए कि 1.34 लाख करोड़ का। चलिए ठीक है, पंकज जी और राजेंद्र जी, आप दोनों विद्वान हैं, आप दोनों बहुत अध्ययनशील व्यक्ति हैं। आप दोनों को इस समय ना बहुत सारे लोग लाइव भी सुन रहे हैं, हमारे साथियों के साथ अलग अलग वर्गों के। मैं आता हूं आप दोनों के पास, पुनीत जी मैं आता हूँ। एक मिनट पंकज जी मैं इंदौर चलूंगा, आता हूँ आप दोनों के पास आता हूँ। आपकी बात छोड़ेंगे नहीं, आपने जो तथ्य रखा है उस पर मैं उत्तर लूंगा, राजेंद्र जी भी उत्तर देंगे। रवि के पास चलते हैं। रवि, इंदौर में आपके साथ में कुछ गृहिणियां हैं, यहाँ जो वार्तालाप चल रही है उसमें एक तथ्य निकला, ऑयल बॉन्ड्स की वजह से चुकतारा करने में लोगों को प्रतिदिन ये ज्यादा कीमतें चुकानी पड़ रही हैं, जबकि लोग आजकल ये भी पढ़ लेते हैं कि इंटरनेशनल स्तर के ऊपर ऑयल कैसे कम हो रहा है फिर भी बढ़ता है। जो युद्ध के हालात है उसके तर्क को भी लोग किस अंदाज में लेते हैं ये भी देखा। महिलाओं से सीधे बात करें आप, क्या वो इन तर्कों को मानती हैं, उनसे उनकी गृहस्थियां चल पा रही हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से फिलहाल अगर हम इंदौर की बात करें तो इंदौर शहर में जो गृहिणियां हैं उनको अपने घर की जो मैनेजमेंट होता है, गृहिणी जो होती है वो घर के मैनेजर कहलाई जाती है, क्योंकि पूरे महीने का एक पूरा वो अपना खाका तैयार करती है कि उसे महीने में जो पैसा उसके हाथ में आने वाला है उसे किस तरीके से पूरा मैनेज करना है। अब अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं, मैम आपसे बात करना चाहूंगा, एक महिला जो होती है घर की गृहिणी होती है वो मैनेजर होती है, इस महंगाई के दौर को आप किस तरीके से देखते हैं? और फिलहाल आप काफी लंबे समय से अपने घर को मैनेज कर रहे होंगे, तो क्या लगता है आपको महंगाई को लेकर, क्या कहना चाहेंगे आप? कम होना चाहिए और क्या, बहुत ज्यादा ही मतलब महंगाई हो गई है, मतलब हर चीज को लेके, मतलब क्या है क्या नहीं है ना, तो हर कपड़े से लेके खाने की चीज लेके सारी महंगी है। जैसे आप घर में कुकिंग ऑयल की हम बात कर लें या एलपीजी सिलेंडर की हम बात कर लें, पहले की बात करें तो 100 रुपए से 150 रुपए प्रति उसमें बढ़ा है, क्या कितना फर्क पड़ा है आपके घर के बजट पर? ज्यादा मतलब हुआ, मतलब आधे से भी ज्यादा हो गया पहले से। चलिए ठीक है, महंगाई को लेकर महिलाएं मानती है कि हर चीज के दाम बढ़ गए, और हर चीज के दाम बढ़ने के बाद में क्या स्थिति बन रही है। विजेंद्र के पास एक बार फिर जाऊंगा मैं। विजेंद्र, अगर आप ये तर्क सुन रहे होंगे दोनों तरफ से, हालांकि हमने पेट्रोल डीजल के दाम, क्रूड ऑयल्स और ऑयल बॉन्ड्स के बारे में पहले भी कई डिबेट्स की हैं, अगर आप तर्क सुन पाए होंगे तो पिछली सरकारों के ऑयल बॉन्ड का नतीजा है आज के दौर की महंगाई, पेट्रोल डीजल की लगातार, क्रूड ऑयल के घटते दामों के बीच में भी। उत्तर लीजिए आप लोगों से, क्या लोगों को ये तर्क ठीक लगता है? बेशक जो सियासी आरोप और प्रत्यारोप जो हम सुन रहे थे, लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं। अभी बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो ये कह रहे हैं कि बीती सरकार ने, यूपीए सरकार ने कुछ ऑयल बॉन्ड लिए थे, उसकी वजह से पेट्रोलियम कंपनियां घाटे में आई और उन्हें सालाना 10,000 करोड़ रुपयों से ज़्यादा का तो सरकार को सिर्फ ब्याज ही चुकाना पड़ता है। तो ये जो ख़राब माली हालत हुई पेट्रोलियम कंपनी की, इस वजह से ये दाम जो है बार बार बढ़ने की स्थितियाँ आ रही हैं। जनता इस तर्क को किस तरह से लेती है? बीजेपी के प्रवक्ताओं की और बीजेपी की सरकार में जितने नेता बैठे हैं उनकी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वो अपनी
अपनी बातों को नकारते हुए दूसरों की बातों को याद करते हैं। वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, देश में बीजेपी की सरकार है। देश के प्रधानमंत्री चुनाव के पहले कहते रहे कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी को लाने वाले हैं। ऐसे नारों से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता संभाली थी, सत्ता के संभालने के बाद बेहताशा पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दामों का बढ़ना, ये कमजोर प्रधानमंत्री की कमजोरियों को झलकाता हैगा। हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करते हैं, जिस राष्ट्रवाद की आप बात करते रहे, आप अपने मन की बात करना बंद करके राष्ट्र के निवासियों की बात, राष्ट्र के लोगों की मन की बात को जाने और पेट्रोल के दामों में लगाम लगाएं। तो जो चुनावी वादा था उस पर अमल करने की बात कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? ये कहा जा रहा है कि ऑयल बॉन्ड्स जो थे वो सरकार ने लिए थे और इस वजह से पेट्रोलियम कंपनियां घाटे में आई और अब मजबूरी है एक तरह से सरकारों की या कंपनियों की दाम बढ़ाने की। क्या मैं पूछना चाहता हूँ आज कि 7 साल ही में क्या ये सब हुआ है? क्या पिछले 70 सालों में ये नहीं चल रहा था? हमारी कांग्रेस की सरकार थी, वो भी 70 सालों में 101, 110 रुपये बैरल लेके 60 रुपये, 65 रुपये जनता को देती थी, सब्सिडी मुहैया कराती थी। आज ये सरकार ने सब्सिडी पूरी खा गई है। कहाँ गई आज सब्सिडी? आज गैस की बात, अर्थशास्त्र को समझने वाले लोगों से भी हम बात करते हैं, आप अर्थशास्त्र को समझते हैं, आप क्या कहेंगे? ऑयल बॉन्ड्स की वजह से ये स्थिति हो गई? मैं कांग्रेस या बीजेपी या किसी पार्टी की बात नहीं करूंगा। ये मैटर ऐसा है, देखिए, यदि मान लीजिए गवर्नमेंट बोलती है कि इसमें हमारा सब्सिडी घाटा था, तो क्या सरकार को ये हर महीने बता देना चाहिए कि हमने इतना घाटा रिकवर किया, इतना कवर किया, इतना प्रॉफिट। हम बोलते हैं गवर्नमेंट प्रॉफिट जनरेट करे, नो इश्यू, जनरेट करें, परंतु यदि आपका घाटा है तो आपने कितना रिकवर किया और आज सब्सिडी घाटा कितना है। आज पब्लिक ये जानना चाहती है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट की वजह से सब्सिडी का घाटा कितना बचा हुआ है, पहले कितना था, 2014 में कितना था, 2018 में कितना था और आज कितना है, और आने वाले 24 तक या जो वो कितना टारगेट करके चलते हैं। तो ये गवर्नमेंट के डेटा सामने आना चाहिए। और दूसरी चीज़, मैं फिर एक पॉलिटिकल पॉइंट पे बोलूँगा कि जो नेता चाहे कोई भी पार्टी का हो, एक विधायक से सीधा सांसद बन जाता है और जो पब्लिक के ऊपर जो दूसरा चुनाव थोप देता है, ये घाटा कौन बियर करेगा? क्या पब्लिक गवर्नमेंट को नहीं चाहिए कि यदि वो सांसद है तो वो विधायक नहीं बन सकता, विधायक है तो सांसद नहीं बनना चाहिए? चलिए, तो यहाँ चुनाव सुधार का भी जिक्र हो रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन का भी जिक्र हो रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि जब आप प्रॉमिस करते हैं, जब आप वायदा करते हैं तो जनता उस वायदे पर भरोसा करती है और उस चेहरे पर भरोसा करती है, फिर बाद में जाकर आप तर्क या तथ्य या सत्य बताते हैं, तो क्या हम उनसे काम चला सकते हैं? उत्तर लूंगा। हमारे साथ में आज बहुत ही विदुषी लोग हैं दोनों पार्टियों से, दोनों से उत्तर लूंगा। इस वक्त हम सब्जी दुकान के बाहर खड़े और मेरे पास ये 100 रुपया है और इससे आज हम देखते हैं कि 100 रुपये में मैं कितनी सब्जी ले पाता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से दाम बढ़े हैं उससे बहुत दिक्कत हो रही है। खीरा को लेता हूँ सबसे पहले मैं, भैया इसको तौल देंगे। ₹85 हो गया है। और यदि हम बात करें नींबू की, तो नींबू कितने के हैं? ये 3 नींबू 20 रुपए के 3 नींबू हो गए हैं। तो मतलब ये समझ लीजिए 105 रुपए में ये सब्ज़ी आई है। और ये सब्ज़ियाँ मैं आपको बता दूं कि अमूमन ये सब्ज़ियाँ सिर्फ 2 दिन की है, और जबकि एक समय था कि 100 रुपये में आप सब्ज़ी खरीदने लेने जाते, भैया ये आपके 100 रुपये, 100 यदि सब्जी लेने जाते हैं तो 4 दिन की सब्जी आ जाती है। अब हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है, बताइए आप लोग खरीदी करने यहाँ पर आए हैं, कितना असर पड़ रहा है सब्जियों के दामों में? बहुत असर पड़ रहा है। जो सब्जी हम पहले क्या बोलते हैं 100 रुपये में 2 या 3 दिन चलाते थे, अब एक दिन चला रहे हैं। कुछ महिलाएं भी मौजूद है, कितना असर पड़ गया? सब्जी आप खरीदते घर के लिए तो कितना बजट बिगड़ गया आप लोग का? मतलब अब क्या 100 रुपये में दो दिन का तो चल जाता था, लेकिन अब 100 रुपये में 2 दिन का नहीं चलता है। आपसे जानना चाहेंगे, आप सब्जी विक्रेता हैं, क्यों इतने महंगे बढ़ गए दाम, क्या आपको लग रहा है? अब माल भाड़ा, पेट्रोल डीजल का जो भाव बढ़ा है उससे तो फर्क पड़ेगा ना। जो गाड़ी हमारा 300 रुपये आता था अब 450 रुपये ले रहे हैं, तो फर्क तो पड़ेगा ना सब जगह। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो डीजल के दाम बढ़े हैं उसका असर जो माल भाड़े पर पड़ा है वो कहीं ना कहीं लोगों की ज़िंदगी में अब असर डालने लगा है। सब्जियां जैसी चीज़ जो दैनिक उपयोग में आती है, जो गरीब से गरीब तबके के लोग भी लेते हैं, उनका बजट बिगड़ गया और सब्जियों के दाम जो है कई गुना बढ़ चुके हैं। कुल मिलाकर लगभग दोगुने दाम सब्जियों के हो चुके हैं। यहाँ कैमरामैन योगेन मिश्रा के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर।
तो पेट्रोल डीजल रसोई गैस ही नहीं बल्कि तमाम चीज़ें महंगी हैं और सबसे बड़ा प्रतिदिन का जो एक खर्च होता है सब्जियों का, उसके दाम आसमान पर चढ़ने से महिलाओं को सर्वाधिक दिक्कत है। रवि हमारे साथ इंदौर जुड़े। रवि, आपके साथ में महिलाएं, पूछें सब्जियों के दाम से बजट कैसे मेंटेन कर पा रही महिलाएं? बिल्कुल, देखिए महंगाई एक ऐसा शब्द है जो महिलाओं के लिए काफी उसको अगर बात करें कि उनके लिए बजट को काफी गड़बड़ा जाता है अगर महंगाई बढ़ती है। तो सब्जियों को लेकर बात करना चाहूंगा कि जैसे घर में हम बात करते हैं कि सब्जियां अगर महंगी हो जाती हैं तो रोज का वो एक बजट होता है सब्जी लेने का। क्या लगता है आपको, सब्जियों के भाव बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, घर कैसे मैनेज हो पा रहा है? नहीं, अगर हम महंगाई की बात करें तो बहुत ज्यादा ही बढ़ गया है। लाइक सब्जी तो जैसे आप सब्जी की बात करें तो सब्जी तो बहुत महंगी है। मतलब नॉर्मली हम लोग जैसे एक स्टॉक लेके चलते हैं अपना बजट की, नहीं हमको वीक की लेना है या ऐसा है, तो यहाँ पर तो ऐसा है कि मतलब आप 2 दिन की भी लेके आते हो तो आपको लगता है कि नहीं बहुत ज्यादा महंगी है। और नॉर्मली महंगाई तो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जैसे पहले क्या होता था कि एक नॉर्मल इंसान है उसके मतलब डेली रूटीन के जो खर्चे हैं मंथली वो इतने ज्यादा बढ़ गए हैं ना कि मतलब सेविंग तो हम बिल्कुल कर ही नहीं पाते और उसके तरफ मतलब किसी का कोई ध्यान ही नहीं है। मतलब ऐसा समझ नहीं आता है कि महंगाई बढ़ गई, लेकिन अगर हम अपने डेली एक्सपेंसेस की बात करें तो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, बहुत ज्यादा। आपके पास भी आता हूँ मैं कि जैसे आप रोजाना ट्रैवल करते हैं, आप एक्टिवा यूज करते होंगे या फिर जो भी आप व्हीकल यूज करते होंगे, क्या लगता है आपको पेट्रोल के दाम बढ़े हैं तो आपका मंथली इनकम आपने टारगेट बनाया होता है कि भाई 2 से 2.5 हज़ार रुपए मेरे पेट्रोल के लगना है, लेकिन अब वो 3.5 या 4 हज़ार पे जा रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मतलब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वर्किंग पीपल के लिए, क्योंकि क्या प्रॉब्लम होता है ना, आप रोज ट्रैवल कर रहे हो, आपको रोज ट्रैवल करना है, आपको रोज जाना है, आपका एक फिक्स बजट है जिसमें आपको पूरा मंथ मैनेज करना है, लेकिन पेट्रोल कभी भी महंगा हो जाता है। और महंगा क्या हो जाता है, महंगा होता जा रहा है, जो बहुत ही डिफिकल्ट होता जा रहा है मैनेज करना। और मतलब ऐसा लगता है कई बार कि मतलब क्या करें उस चीज के लिए, ये इतनी महंगाई मतलब बर्दाश्त के बाहर है। अब तो पेट्रोल के दाम तो कम होने ही चाहिए, मतलब जो मुझे लगता है। सब्जियों को लेकर फिर मैं बात करता हूँ, आप गृहिणी हैं और अपने घर को मैनेज करना, या तो फिर मैड आए या फिर आप खुद अपने हाथ से बनाएं, क्या लगता है सब्जियों के भाव को लेकर आप जो आपने बजट बनाया हुआ होता है उसको किस तरीके से देखते हैं आप? सब्जियों के भाव तो एक्चुअली बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, हम लोगों को तो मैनेज करना बहुत महंगा पड़ता है, बट लेकिन अब मैं कुछ ज्यादा बोलूंगी नहीं, लेकिन सब्जियों के भाव बहुत कम होना चाहिए। चलिए, तो रवि ना केवल सब्जियों के बल्कि जो एडिबल ऑयल से खाने वाला खाद्य तेल है, इसके अलावा घर में इस्तेमाल होने वाली दवाएं हैं, जो रोज दवाएं दी जाती है ब्लड प्रेशर की, शुगर की, उनके भी दाम में इजाफा हुआ है। मैं इस वक्त रायपुर आऊंगा राजेश के पास में। राजेश, आपके साथ में व्यापारी थे, कुछ बता रहे थे कि वो मार्जिन को लेकर के क्या बातें हैं, लेकिन यूथ का भी बजट बढ़ गया है। पढ़ाई लिखाई करने जाने के लिए व्हीकल से लेकर के उनके स्टडी मटेरियल, उनके आजकल बहुत सारी चीजें ऑनलाइन है, उस तक का पैकेज बढ़ गया। थोड़ा इस बारे में भी बात करें और घर के बजट के बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लें। जी बिल्कुल पुनीत, सभी सेक्टर्स पे प्रभाव पड़ा। और हम अब बात कर लेते हैं सरकारी कर्मचारी से। अमूमन कहा जाता है कि वो सरकारी कर्मचारी है, उनको तो डीए मिल जाता है, सैलरी मिलती है, लेकिन क्या वाकई आपको भी महंगाई प्रभावित करती है? बिल्कुल डीए नहीं मिल रहा है, केंद्र सरकार और बढ़ा दिया है। हम 25-30 साल पहले पिक्चर देखते थे ना कि महंगाई मार गई, बाकी कुछ बच्चा तो महंगाई मार गई, वही स्थिति आज है। प्रतिदिन डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं। अरे राजनीतिक दल के लोग आपस में तर्क कुतर्क करके दिग्भ्रमित करते हैं। हमको तर्क कुतर्क से मतलब नहीं, हम न पक्ष हैं न विपक्ष हैं, हम देश के जनता के निष्पक्ष नागरिक हैं। पूरे हिंदुस्तान की जनता इस महंगाई से मर रही है और सुरक्षा देने के बजाय अपने कुतर्क प्रस्तुत करके लोगों को बहकाया जाता है, ये गलत है। क्या फर्क पड़ा? आप लोग तो सरकारी कर्मचारी है, क्या आपको भी एहसास हो रहा है कि ये महंगाई आपके बजट को भी बिगाड़ता है? बिल्कुल बजट बिगड़ रहा है। 25 तारीख को सबका बजट बिगड़ जाता है। केंद्र राज्य एक समान, वेतन भत्ता एक समान। अरे भाई, क्रय शक्ति एक है, बाजार एक है, फिर महंगाई भत्ता अलग अलग क्यों? बहुत देर से मांगा है और इसने तो पूरी चरमरा गई है। 25 तारीख को हर कर्मचारी लोगों की बजट बिगड़ जा रही है, महिला कर्मचारी सारे लोग परेशान है। दवाओं अगर की दाम भी बढ़े हैं, बीपी शुगर के दाम है, जो दवाइयाँ है पैरासीटामॉल, शुगर पेशेंट, हार्ट पेशेंट, इन सब की भी दवाई बहुत बढ़ गए, तो वो भी प्रभावित करते होंगे आप लोगों को? सर सीधी बात, जब पेट्रोल और डीजल बढ़ेगा जी, तो पेट्रोल और डीजल ही पूरा अर्थव्यवस्था का वो है, ब्लड है जी। और जहाँ जहाँ बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी, इसको दवाई की बढ़ेगी, सब्जी की बढ़ेगी, हर चीज़ की बढ़ेगी। अच्छा, दुखद स्थिति ये है, मैं तो आपके माध्यम से माननीय न्यायालय से भी निवेदन करना चाहूँगा। इलेक्शन में लिखा रहता है कि मतदाता को लालच देना अपराध है,
और हर दल के लोग खुलेआम बोलते हैं हम 2 ठो गैस सिलेंडर फ्री में देंगे, आपको चावल फ्री में देंगे। चलिए, तो मुफ्त की पॉलिटिक्स पर भी प्रहार हो रहा है, वायदों पर भी प्रहार हो रहा है, और जो तर्क दिए जा रहे हैं उनसे लोगों का घर नहीं चल पा रहा। उम्मीद करते तमाम लोग इसे सुन भी रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे। राजेंद्र तिवारी साहब, अभी हमने तमाम लोगों से, अलग अलग वर्गों से, अलग अलग शहरों से बातचीत की। सरकारें भले ही अलग अलग हों, लेकिन लोगों की सरकारों से मांगे की। अब आप क्या कहेंगे इन तर्कों से जो हम जिन पर बहस करते हैं, क्या उनसे राहत मिल पाएगी वाकई? मैं थोड़ा सा 2-3-4 मिनट का मुझको समय दे दीजिएगा पुनीत जी, वैसे भी थोड़ा सा समय तो है ही है। पहली बात तो यह है कि डीजल और पेट्रोल को अलग कर दीजिए। अब अगर उसके डीजल और पेट्रोल को भी शामिल करते हैं तो वाहन में डालने का जो तेल बनाते हैं और हम लोग जो खाने का तेल इस्तेमाल करते हैं, वो दोनों हमारे उस पर एकाधिकार अगर किसी का है तो गुजरात के 2 बड़े महान लोगों का उनका एकाधिकार है। मैं अभी बैठे बैठे जब तक आपका ब्रेक हुआ था तब तक मैंने निकाला कि अडानी जी की संपत्ति में कितना इजाफा हुआ। तो अडानी जी, ये देख लीजिए ना, अभी आप निकाल के नाउ कितने बाल, अभी देख लीजिए, अभी समझ में आ जाएगा। $17 बिलियन थी उनकी संपत्ति पिछले साल 2020 में, पिछले साल, और आज उनकी संपत्ति बढ़कर के $81 बिलियन हुई है। $18 बिलियन 2014 में आदरणीय अंबानी जी की संपत्ति थी, जो बढ़कर के 91 बिलियन डॉलर हो गई है। तो ये कैसे हो रहा है? तो उसका मूल कारण यह है, बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूं, आप भी छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं। हमारे यहां जो आयरन ओर है ये तो डॉलर में नहीं खरीदना पड़ता, हमारे यहां तो खदानें हैं। हमको कोयला जो आवश्यक है सरिया बनाने के लिए, लोहे की सरिया बनाने के लिए, वो कोयला तो बाहर से आयात नहीं करना पड़ता, वो तो साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड से हमारा इफरात कोयला का उत्पादन होता था। आजकल अकर्मण्यता और नालायकी के कारण नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण तमाम पावर प्लांट संकट में पड़े हुए हैं। और जो 2014 में 32,000 रुपए क्विंटल सरिया का दाम था, वो बढ़ करके 80,000 रुपए टन हो गया है। और अगर टाटा के सरिया का बात करें तो 1,02,000 हो गया है। ठीक है, मैं एक एक चीज बताना चालू करूंगा। आप छत्तीसगढ़ में, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सीमेंट का प्रोडक्शन कहीं होता है, ठीक है तिवारी जी, लेकिन जो बातें आपने बताई अंबानी अडानी जी, आप ठीक कह रहे हैं ना, वो तो अवेलेबल है कि उनकी इनकम बढ़ने से आम जनता की घटती इनकम जो है वो लोग रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। वो जिन्हें चुनते हैं वो उनसे राहतें चाहते हैं, चाहे जिस भी स्तर पर जिसको भी चुने। पंकज जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? और लोगों ने जो कहा सरकारों के बारे में, उस पर भी आप अपनी बात रख सकते हैं। मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा। देखिए, मैं बोल दे। एक बात कहना चाहूंगा मैं, आपने बिल्कुल सही कहा। और जिस तरह से लोगों ने कहा ना कि राजनीतिक दल के लोग तर्क और कुतर्क प्रस्तुत करते रहते हैं, मैं उससे ना इत्तेफाक नहीं रखूंगा। ये बात सही है, मैं अपनी बात कहूंगा, पंकज जी अपनी बात कहेंगे, मगर छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों को राहत देने का काम कर रही है। हम समर्थन मूल्य से 40% ज्यादा दे रहे हैं, हम गोबर खरीद रहे हैं, हम पैसा जो है सरकार का वो गरीबों में बांटने का काम कर रहे हैं। और मैं आरोप लगा रहा हूं, केंद्र की सरकार ने पिछले साल 1,47,000 करोड़ रुपए कॉर्पोरेट टैक्स को के रूप में माफ कर दिया बड़े पूंजीपतियों को। ये फर्क है। पंकज जी, मेरा उत्तर जवाबदेही ज्यादा है सर, ये तो आरोप ही लगाएंगे भाई साहब। तो देखिए, पुनीत जी, मैंने पहले नेहरू नीति की बात करी कि किस प्रकार हमारी अर्थव्यवस्था की नींव को नेहरू जी की नीतियों ने कमजोर किया। मैंने आपको ऑयल बॉन्ड का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया, 1.34 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड का उदाहरण दिया। अब सरकार क्या कर रही है? तीसरा बिंदु यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही है। बॉन्ड लिया है उसकी सूची मैं प्रस्तुत कर रहा हूं अभी आप वैश्विक पर। अरे सुन तो लो भाई साहब, अरे भैया भाई साहब सुन तो लो। पुनीत जी, मैं गंभीर विषय पर भाई साहब बहस कर रहे हैं, सुन लीजिए। आपकी सारी बातों को उत्तर दे रहा हूं मैं। सबसे पहले पुनीत जी, मैं जनता जनार्दन की बातों को स्वीकार करता हूं, क्योंकि यदि महंगाई जिस स्तर पर आज है तो ये सवाल उठेंगे और उसी के उत्तर मैं देना चाहता हूं। जनता जनार्दन हम उनको प्रणाम करते हैं और उन्हीं की बातों को उत्तर दे रहा हूं। सुनिए ध्यान से तिवारी भाई साहब, आप भी। सबसे पहले मैंने आपको आग्रह किया नीति का और किस प्रकार कांग्रेस की इकोनॉमिकल पॉलिसी ने देश की अर्थव्यवस्था को लॉन्ग टर्म के लिए, दीर्घकाल के लिए डैमेज किया। अब वर्तमान वैश्विक परिस्थिति देखिए,
118 से 120 डॉलर प्रति बैरल का क्रूड ऑयल है, यूएस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा। पर सरकार क्या करी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सबसे पहले जो कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने काम नहीं किया, वो काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार ने शुरू किया, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को। और भाई साहब 85% कोयला हम आयात करते हैं डॉलर में ही, जानकारी दूसरी कर लीजिएगा आपकी। तो सबसे पहले मोदी जी की सरकार ने प्रयास किया वैकल्पिक ऊर्जा के प्रयासों पर। देश में इथेनॉल की बात की जा रही है, तब गन्ना कांग्रेस की सरकारों में नहीं था, पर हमने यह प्रयोग किया कि पेट्रोल में इथेनॉल को मिलाएं तो पेट्रोल के काम कम हो। हम समानांतर ऊर्जा पर काम कर रहे हैं। हाइड्रोजन फ्यूल की बात क्यों नहीं करी 60-65 सालों में? 7 सालों में क्यों हाइड्रोजन फ्यूल की बात हो रही है? किसने मना किया था? नेहरू जी को और नेहरू जी के अंशवंश को, जो देश के शासक थे, देश के राजा बने थे। किसने रोका था समानांतर ऊर्जा स्रोत उत्पन्न करने के लिए? पंकज जी आपके तमाम तथ्य सत्य हैं, लेकिन बात यह है कि लोगों ने आप ही के सामने, आप ही के तर्कों पर यह उत्तर दिया है कि हमने स्लोगन पर, चेहरे पर वोट किया है, भरोसा किया है, और वो उन्हीं से राहत चाहते हैं क्योंकि चुनाव उन्होंने उसी पर। अरे सर उसी पर, पुनीत जी उसी पर तो आ रहा हूं। पुनीत जी उसी पर तो आ रहा हूं। बोलने का अवसर तो दीजिए भाई साहब। मैं उसी बिंदु पर आ रहा हूं जिस बिंदु पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं कि ये सरकार में, भाई सवाल ये खड़ा होगा ना कि कांग्रेस ने सब खराब किया, अब भारतीय जनता पार्टी क्या श्रेष्ठ कर रही है? तो मुझे अवसर दीजिए बताने का कि हम क्या प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहला यह प्रयास कि हम हाइड्रोजन फ्यूल की मैंने आपसे बातचीत करी, इथेनॉल फ्यूल की आपसे बातचीत करी, सौर ऊर्जा की हम लोग बातचीत कर रहे हैं, बैटरी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बात कर रहे हैं। क्यों डेवलप नहीं किए कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने? क्यों उनके ऊपर सहायता की बात नहीं करी? क्यों उनके ऊपर प्रयोग नहीं किए? ये 7 साल में भारतीय जनता पार्टी सरकार काम कर रही है। अब आ जाते हैं आम आदमी की बात करते हैं। आम आदमी के लिए आयुष्मान भारत योजना प्रारंभ करी है, 5 लाख तक का स्वास्थ्य का बीमा। कुछ मित्र लोग अभी हमारे बात कर रहे थे कि बहुत महंगा है। जो आदमी महंगी दवाई अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके लिए वही दवाई प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 80% डिस्काउंट पर है, और देश भर में इसके ऊपर काम चल रहे हैं। पिछले 2 साल से कोरोना की परिस्थिति को देखते हुए भारत विश्व का एक ऐसा राष्ट्र है जो अपने लोगों को अगले 6 महीने और निःशुल्क अनाज देगा। पंकज जी, आपके इन कदमों से कितनी राहत है? ठीक है, मुझे आपको बार-बार इसलिए बीच में रोकना पड़ रहा है क्योंकि आज बहुत सारे आमजन जुड़े हुए हैं और आमजन अपनी प्रॉब्लम भी इसी मंच के ऊपर रख रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आपकी बातें ठीक है अपनी जगह। मैं लेकिन बात तो पुनीत जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं तिवारी जी, तो उत्तर दे सकते हैं। एक बिंदु और यह महंगाई भत्ते की बात हो रही थी। महंगाई भत्ते की बात हो रही थी। कितना महंगाई भत्ता दे रही छत्तीसगढ़ की सरकार? कितना दे रही बताएं तिवारी जी, कितना दे रही? हम बताते कितना दे रही? ये बातें बड़ी बड़ी करेंगे पुनीत जी, पर जब राहत की बात आएगी ना तो पीठ चुराते हैं। नहीं, महंगाई भत्ता हम उतना ही दे रहे हैं जितना हमारे यहाँ के लोगों ने मांगा है, एक बात। और दूसरी बात, हमने पेंशन योजना को स्वीकृति दिया है, जिसको लेकर के कल कर्मचारी वर्ग ने शानदार स्वागत किया है मुख्यमंत्री जी का। सारे कर्मचारियों ने, आप देखिए हजारों की संख्या में हर कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया है। आप छत्तीसगढ़ का उदाहरण तो देना भी नहीं, इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार भूपेश बघेल जी पूरी तरह से समर्पित है यहाँ के कर्मचारियों के लिए, यहाँ के किसानों के लिए और यहाँ के आदिवासियों के लिए। आप बात नहीं कर रहे। अगर छत्तीसगढ़ के विकास के और छत्तीसगढ़ के मॉडल की बात करोगे तो आप लगा के बात करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। चलिए ठीक है, अच्छी बात आप लोगों ने उठाई, एक मॉडल की बात उठाई है। आप लोगों ने एक मॉडल की बात उठाई, जरा इसकी भी चर्चा में कर लेता हूँ। राजेश के पास चलता हूँ, रायपुर। राजेश, जो आप अभी सुन रहे होंगे बहस को, हर बार मॉडल्स की चर्चा चलती, क्या कोई भी मॉडल किसी भी तरह का, किसी भी दल का इस समय लोगों को राहत दे पा रहा है? तमाम योजनाओं का भी जिक्र आ रहा है, एक एक का नाम नहीं लेते। पूछिए आप, क्या चीजें राहत दे पा रही हैं उन्हें? पुनीत जी मुझसे सवाल है। राजेश, अगर मुझे सुन पा रहे हैं, पूछें लोगों से। पुनीत जी मुझसे सवाल है। चलिए विजेंद्र, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही? जी पुनीत, बिल्कुल सुन पा रहा हूं मैं। और हमारे साथ एक ठीक है पूछे राजेश। पुनीत हमारे साथ युवा हैं और आपने जिसका जिक्र किया वो एक अहम सवाल है। और हम युवाओं से पूछते हैं कि हर सरकार अपने अपने मॉडल की तारीफ करती है कि हमने आम लोगों को राहत देने के लिए ये किया, लेकिन क्या कोई भी सरकार के मॉडल आप लोगों को भरोसा दिलाता है कि राहत हुई, महंगाई कम हुआ? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा, महंगाई ऐसा हो गए कि अपने सपने और अपने अरमान कबूतर की तरह उड़ गए हैं। हम जो जब देखते हैं सरकार योजना की बात करती है, योजना कहाँ तक जाती है आज तक पता नहीं। हम कोचिंग संस्थाएं, महंगे कोचिंग संस्थाएं, महंगा हो चुका है, डीजल
एक किताब महंगा हो चुका है, पेंसिल महंगा हो चुका था, जो मार्कर आज 10 रुपए मिलता था 20 रुपए हो गया है। युवा परेशान है, बहुत परेशान है युवा। आजकल तो ग्रेजुएट लोग भी 8,000 की नौकरी कर रहे हैं। 8,000 में क्या होगा? कुछ कमाई नहीं होता। सरकारी नौकरी की बात, 8,000 की नौकरी में कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता क्योंकि सैलरी इतनी कम है और महंगाई इतनी बड़ी, तो अपने घर परिवार को कैसे हम चला पाएंगे? हम अपना पढ़ाई भी नहीं कर पाते, पढ़ाई भी नहीं हो पाती। नौकरी ढूंढने के लिए भी पेट्रोल डीजल चाहिए, बस किराया चाहिए, वो भी महंगी है। और सबसे ज्यादा महंगाई पे बेरोजगार, शिक्षित बेरोजगार युवा को सबसे ज्यादा परेशान हो रहा है, तो शिक्षित बेरोजगार युवा ही हो रहा है। एक तो बेरोजगार है, ऊपर से महंगाई है, मतलब डबल मार पड़ रही है। जी क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? क्या केंद्र और राज्य दोनों के किसी मॉडल पे भरोसा होता है आपको? मॉडल पे तो भरोसा होता है, लेकिन मॉडल सही तरीके से चल नहीं पा रहा है। ऐसा हो सकता है क्योंकि इतनी ज़्यादा फीस महंगी हो गई है। हम भी पहले कोचिंग करते थे, फीस कम थी, अभी फीस इतनी ज़्यादा हो गई है, पुस्तक कापी के रेट बढ़ गए हैं। चलिए, तो ये स्टूडेंट्स का रिएक्शन है। स्टूडेंट्स अपनी चीज़ों से परेशान है, बढ़ते पैकेजेस से परेशान है, बढ़ती फीस से परेशान है, और साथ में जो कन्वेंस वो इस्तेमाल करते हैं कॉलेज स्कूल आने जाने के लिए, उससे परेशान है। विजेंद्र, आपके पास वापस आते हैं। एक चर्चा चली यहाँ पर, राहत किससे आप ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो और कहाँ से राहत की उम्मीद आपको पूरी होती नजर आती है? उम्मीद किससे लगा रही है आम जनता? मॉडल्स बहुत सारे हैं। बेशक पुनीत, यहाँ लोगों से ही पूछ लेते हैं। मॉडल अलग अलग सत्तासीन सरकारें, पार्टियां अपना अपना मॉडल पेश करती हैं, लेकिन राहत की उम्मीद आपको किससे है? किससे उम्मीद है कि आपको तत्कालिक तौर पर राहत मिले? और जिस तरह से केंद्रीय कर्मचारियों का, फिर राज्य के कर्मचारियों का डीए भी बढ़ा है, उसके बाद महंगाई के हालात को किस तरह से देखते हैं और राहत की उम्मीद किससे? देखिए, जो डीए बढ़ता है, ये जो कर्मचारी हैं, ये आप देख लीजिए 100 में से 5% भी 5% ले लीजिए, बाकी जो 95% जनता है, उसका क्या विकल्प है सरकार के पास? उस जनता के लिए सरकार ने क्या सोचा है? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं अपनी बात 2 पंक्ति कहना चाहता हूँ कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लौटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। इस जो सरकार चल रही है, इसका काम ही यही है कि इधर उधर की बातें करना, ध्यान भटकाना। उसकी आड़ में महंगाई बढ़ती जा रही है। आप तेल के दाम देख लीजिए, 1 महीने में 2-3 बार तेल के दाम बढ़ा दिए। जनता के डायरेक्ट घर पे खाने में जो रोज़मर्रा की चीज़ें, उन पर असर पड़ रहा है। आम आदमी बेचारा क्या करेगा? आम आदमी क्या करेगा? आप क्या कहेंगे, किससे उम्मीद है अब सरकार से, किस पे भरोसा है? सरकार से उम्मीद ये रहती है कि सरकार, अब नई सरकार आएगी, वो कुछ कम करेगी, मगर सरकार ने तो ऐसा कुछ नहीं किया और महंगाई में महंगाई बढ़ती गई। इससे अच्छे पूर्व में जो 1.5 साल सरकार चली रही, उन नित्य रेट नहीं बढ़ाए रहे जितने बीजेपी सरकार ने आते ही से बढ़ा दिए हैं। देखिए, लोगों की रिएक्शंस हैं। एक संक्षेप में आप क्या कहेंगे, क्या सरकार से मांग करेंगे? वर्तमान में सरकार बीजेपी की है और उम्मीद भी बीजेपी की सरकार ही से करेंगे। चलिए ठीक है, उम्मीदें लोगों की अपने अपने जनप्रतिनिधियों से होती है, वो किसी भी दल के हों। किसी दल के खिलाफ ही कार्यक्रम कतई नहीं है, लेकिन ये हर एक दल जो जनता के बीच जाता है, उससे लोगों की उम्मीद है। पंकज जी, थोड़ी सी राहतों की बात कीजिएगा इस दौर में, चूंकि आप लोगों से सीधे कनेक्ट हैं। राहतें कैसे मिल पाएंगी और कब तक मिल पाएंगी? पुनीत जी, अभी हमारे एक दर्शक ने कहा कि 15 महीने की सरकार ने राहत दी, तो मैं आपके दर्शकों को आईबीसी के माध्यम से बता दूं कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी का वचन पत्र था 5 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल डीजल में कम करेंगे, कम नहीं किया, और वेट 5% बढ़ा दिया। 33% पेट्रोल पे कर दिया था और 28% डीजल पे कर दिया था। सेस बढ़ाकर 5 रुपए 3 रुपए कर दिया था। ये कमलनाथ जी की, कांग्रेस पार्टी की 15 महीने की सरकार ने किया। अब इन सब परिस्थितियों के बाद यदि देश की बात करें पुनीत जी, तो देश की विकास दर 8.9% है, जो -20% थी कोरोना के कारण। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 693 अरब डॉलर रुपए का है। देश का निर्यात रिकॉर्ड 410 बिलियन डॉलर का है। जीएसटी कलेक्शन 81,000 करोड़ का है, जो 41% बढ़ा है। मध्य प्रदेश की विकास दर 19.74% है। आपकी की आम जनता को थोड़ी सी राहत कैसे मिलेगी और किस सूरत में मिलेगी, इसके बारे में थोड़ी बात कर दें पंकज जी। आपके तमाम रिकॉर्ड्स हम रिपोर्ट्स में दिखाते हैं, आप देखते हैं स्क्रीन पर। कितना महंगाई भत्ता दे रहे हैं कर्मचारियों को, वेट कितना है छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल पर, कितना सेस है, उसका उत्तर देते हैं तिवारी जी। कितना महंगाई भत्ता दिया, कितना वेट है पेट्रोल डीजल पर, कितना सेस है पेट्रोल डीजल पर, उसका उत्तर देते हैं तिवारी जी। राजस्थान में सबसे महंगे रेट क्यों? राजस्थान में सबसे महंगे रेट क्यों? कितनी अब मैं बहुत शिष्ट भाषा का प्रयोग करूंगा
कितने निर्लज्जता शब्द बोलना अच्छा नहीं लगता, मगर किस बेबाकी से ये मिथ्या वचन बोलते हैं भाई। आप डीजल और पेट्रोल का दाम मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ का निकाल लीजिए। तिवारी भाई साहब, हमारे यहाँ से डीजल और पेट्रोल भरा करके लोग मध्य प्रदेश में घूमते हैं। एक बार आपके यहाँ जब डिबेट हुआ था तो मैंने आकर सही की बात रखा था। एक बात, दूसरी बात ये है ये हर तरह से बरगलाने का प्रयास कर रहा है। बैठे बैठे भाई साहब ने कोयले के बारे में बात कर दिया। अरे 300 करोड़ अरब डॉलर, 300 अरब टन हमारे यहाँ जमीन के अंदर है कोयला। हमको बाहर से आयात करने की जरूरत नहीं है। ये दोहन नहीं कर पा रहे हैं, पूरे देश का भट्टा में डाल के रखा है। हम राहतों के ऊपर बात कर रहे हैं, हम राहतों के ऊपर बात कर रहे हैं, राहतों की उम्मीदों पर बात कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए मैं आप लोगों को रोकना चाहूंगा, इंदौर चलते हैं। अभी आपके साथ में कुछ और नए लोग जुड़े हैं, मैं सवाल सीधा ये पूछ रहा हूँ, राहत की उम्मीद वो किससे करती है? जरूरत नहीं है, वो भोग रही है। हर घर में कुछ रहने जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जब भी इलेक्शन आते हैं या फिर जब इस राहतों की बात की जाती है, क्या उम्मीद है आपको, किन चीज में आपको राहत चाहिए? क्योंकि हम महंगाई देख रहे हैं, सब्जी की बात कर रहे हैं, एलपीजी की बात कर रहे हैं, पेट्रोल की बात कर रहे हैं। एक राहत की उम्मीद होती है एक आम व्यक्ति को, किन चीजों में आप राहत देखना चाहते हैं? एक्चुअली सबके रेट इतने बढ़ गए कि हम तो चाहते हैं कि सब चीज़ों में थोड़ा बहुत राहत तो मिलनी चाहिए, क्योंकि आजकल कुछ भी चीज़ हम लेने जाते हैं बट इतनी महंगाई बढ़ गई है कि हमको लेने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। कुछ जैसे हमने पार्टी ऑर्गेनाइज की है, होटल्स के रेट इतने बढ़ गए हैं, वहाँ पे ऑर्गेनाइज करने के लिए भी हमें 10 बार सोचना पड़ता है। हर चीज़ हमें बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। मैं तो चाहती हूँ कि हर चीज़ में लाइक क्लोथ्स एंड एवरीथिंग, फूड्स आइटम्स, everything is so high, rates are so high, so actually मैं चाहती हूँ कि सब चीजों में राहत मिले। आप क्या मांग करेंगे सरकार से अगर बात करें, या फिर लगता है कि इन चीजों में राहत मिलना चाहिए? क्योंकि आप गृहिणी हैं, पूरा घर का जो मैनेजमेंट होता है वो आपके हाथ में होता है, और अगर वो मैनेजमेंट थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होता है तो आपका जो बजट है वो बिगड़ता है। राहत तो सब चीज में मिलनी चाहिए। अब मार्केट में जाएंगे, हम सब्जी खरीदेंगे, वो चीज महंगी है, फल फ्रूट खरीदेंगे वो महंगे हैं, यहाँ पे क्या करना है, बच्चों को पढ़ाना है, पेट्रोल डीजल के भाव, सब चीज में महंगाई बढ़ती जा रही है, कम हो तो नहीं रही। तो सब चीज में राहत तो जरूरी है। लोगों को राहत चाहिए, लोगों को उम्मीद है अपने अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों से। सब इलाके हमने दिखाए, चाहे जबलपुर हो, चाहे इंदौर हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, देश के और किसी अन्य राज्य में भी अगर आप बात करेंगे तो लोग अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से राहत की आस लगाकर बैठते हैं। निश्चित तौर पर कुछ फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, कुछ पुरानी बातें और कुछ नए डेवलपमेंट हैं जिनको हम रखते हैं और इन पर भी बात करते हैं, इन पर भी बहस करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जिस महंगाई और प्रतिदिन के हिसाब से, ये 1-2 दिन की बात नहीं है, और आने वाले वक्त का अनुमान भी ये कहता है कि ये चीजें आने वाले बहुत निकट भविष्य में जल्दी कंट्रोल होती, लोगों को नजर नहीं आती। हर एक एक्सपर्ट का ये ओपिनियन है। तो फिर कुछ तो कदम उठाए जाएं, कुछ तो राहतें दी जाएं, किसी तरह से इस पे कंट्रोल लगाने की कोशिशें की जाएं। बाकी के देशों में आप नजर घुमाते हैं तो वहां से थोड़े ठीक हालात दिखते हैं, लेकिन इसके बावजूद अपने देश के भीतर के हालात लोग कैसे भुला दें, क्योंकि इनसे प्रतिदिन उनको दो चार होना पड़ रहा है। पीड़ा है तो सामने आती है तो इस मंच पर IBS 24 पर हम इस पर चर्चा जरूर करते हैं। आप सबको धन्यवाद देते हैं। इस पक्ष उस पक्ष, इधर की उधर की, केंद्र की राज्य की नहीं, लोगों को राहत की आवश्यकता है, उसकी राह निकालना चाहिए। आप सबका धन्यवाद जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। नमस्कार।